मैं हूं एसएस चंद्रावत। स्वागत है सभी का आदर्श एजुकेशन ग्रुप के इस ऐप के ऊपर, जहां पर सरफेस कैरियर इंस्टीट्यूट झालरापाटन की ओर से आपको अवेलेबल करवाई जा रही है सारी क्लासेज। मैं आप लोगों के सामने लेकर हाजिर हो गया हूं 12th क्लास एग्रीकल्चर केमिस्ट्री कृषि रसायन की बात अपन कर रहे हैं, और इसमें लेसन 12 दुग्ध रसायन के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, डेयरी केमिस्ट्री या दुग्ध रसायन में दूध के बारे में अपनी चर्चा चल रही थी। दूध के प्रमुख घटक अपन पढ़ चुके हैं, दूध का संगठन अपन पढ़ चुके हैं कि कौन कौन से जाति के पशुओं के अंदर दूध का संगठन क्या क्या होता है, इसके बारे में अपन पिछले सेशन में चर्चा कर चुके हैं। सभी प्यारे विद्यार्थियों ने उस सेशन को बिल्कुल कंप्लीट कर लिया होगा और नोट्स बनाकर बिल्कुल रेडी होंगे। ठीक है, तो अब आप लोग पेन पेपर लेकर बिल्कुल नोट्स बनाने के लिए तैयार हो जाइए और अपनी पढ़ाई को इसी प्रकार से रेगुलर रखिए। ठीक है, शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए आप लोग आज अपन क्या कंप्लीट करने वाले हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अपनी चर्चा हो चुकी थी दूध के संगठन के बारे में। अब अपन पढ़ने वाले हैं दूध के संगठन को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, तो हेडिंग है दूध के संगठन को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, दूध के संगठन को प्रभावित करने वाले कारक। प्यारे विद्यार्थियों, दूध के संगठन को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, इनके बारे में सामान्य जानकारी आप लोग भी रखते हैं और कुछ एडवांस जानकारी भी अपन यहाँ पर ग्रहण करेंगे। देखो, प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे पहला होता है दूध देने वाले पशु की जाति। प्यारे विद्यार्थियों, अपन जानते हैं कि गाय के दूध का संगठन अलग होगा, भैंस के दूध का संगठन अलग होगा, भेड़ के दूध का संगठन अलग होगा, बकरी के दूध का संगठन अलग होगा। तो इस प्रकार से क्या होता है, जाति के अनुसार जैसी पशु की जाति होती है उसी अनुसार वहां पर दूध का संगठन पाया जाता है। तो सबसे पहला प्रभावित करने वाला कारक क्या होता है, पशु की जाति। ठीक है, तो अपन लिखते हैं इस चीज को यहां पर। देखो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहला प्रभावित करने वाला कारक है पशु की जाति। ठीक है, तो पशु की जाति जो होती है उसके अनुसार दूध का संगठन बदल जाता है। देखो, स्तनधारियों की जाति के अनुसार दूध का संगठन बदल जाता है। दूध का संगठन बदल जाता है। जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी आदि पशुओं के दूध का संगठन भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जैसी जाति का पशु है उसी के अनुसार उसका संगठन वहां पर देखने को मिलता है। तो प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे पहला हो गया है पशु की जाति। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अगला आता है और वो है, बात करें अपन यहां पर तो पशु की नस्ल। पशु की नस्ल जो होती है ये भी दूध के संगठन को प्रभावित करती है। वैसे क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों कि एक ही जाति का पशु है परंतु नस्ल क्या है, अलग अलग। जैसे कि एक तो देसी गाय है और एक है विदेशी गाय। देसी के अंदर ही अपन बात करें तो साहिवाल, सिंध, गिर, देवली, हरियाणा, ये अलग अलग गाय की किस्में हैं और इनके द्वारा जो दिया जाने वाला दूध है उसकी मात्रा, उसका संगठन क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, तो एक ही गाय की ये किस्में
जैसे देशी और विदेशी की अपन बात करें, या फिर एक ही गाय जैसे कि देशी किस्मों की बात करें अपन, साहिवाल, सिंध, गिर, देवली, हरियाणा, ये जो किस्में हैं गायों की, इनकी दूध की मात्रा, इनका दूध का संगठन क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है ना। तो गाय की नस्ल के अनुसार, पशु की नस्ल के अनुसार भी क्या होता है, दूध का संगठन परिवर्तित हो जाता है। ठीक है। तो पशु की नस्ल जो होती है ये भी दूध के संगठन के लिए जिम्मेदार होती है। ठीक है। जैसे इस चीज को लिखते हैं अपने यहां पर, दूध की मात्रा व संगठन, दूध की मात्रा व संगठन पर पशु की नस्ल का भी प्रभाव पड़ता है, पशु की नस्ल का भी प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे गाय की नस्ल, गाय की नस्ल साहीवाल, हरियाणा, सिंधी, नागौरी, आदि के दूध का संगठन, आदि के दूध का संगठन भिन्न भिन्न होता है। क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, भिन्न भिन्न होता है। ठीक है। तो इस प्रकार से नस्ल के अनुसार जो दूध है, इस दूध का संगठन भिन्न भिन्न होता है। ठीक है। जैसे मैं बात करूं भैंस के बारे में ही बात कर लेते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, भैंस जो होती है उसमें मुर्रा भैंस के दूध में वसा की मात्रा 7.4% होती है और भदावरी भैंस के अंदर ये 11.13% होती है। ठीक है ना। जैसे मैं उदाहरण आपको दे देता हूं, मुर्रा भैंस के दूध में, मुर्रा भैंस के दूध में वसा की मात्रा 7.4%, जबकि भदावरी भैंस के दूध में वसा की मात्रा 11 से 13% होती है। 11 से 13% होती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अपने बात यहां पर की है कि ये जो पशु की जाति है, पशु की नस्ल है, ये सभी प्रभावित करती है आपके दूध के संगठन को, कि किस प्रकार से दूध का संगठन यहाँ पर होगा, दूध की मात्रा कितनी होगी, संगठन किस प्रकार का होगा। इसको प्रभावित करने में पशु की जाति और नस्ल का योगदान होता है। ठीक है। बढ़ते हैं अपना आगे की तरफ। और अगला प्रभावित करने वाला कारक कौन सा होता है सर? तो देखो भाई, इसको भी देख लेते हैं अपन। अगला कारक है पशु की आयु। प्यारे विद्यार्थियों, पशु की आयु जो होती है, जैसे जैसे पशु बूढ़ा होता जाता है वैसे वैसे उसके दूध के संगठन में परिवर्तन होने लग जाता है। ठीक है। जैसे जैसे पशु की आयु बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसके दूध का संगठन क्या लग जाता है, परिवर्तित होने लग जाता है। ठीक है ना। तो ये आयु जो होती है ये भी दूध के संगठन को प्रभावित करती है। तो तीसरा प्रभावित करने वाला कारक है पशु की आयु, पशु की आयु। ठीक है। तो निश्चित आयु के बाद पशु का दुग्ध उत्पादन जो होता है वो घटने लग जाता है। अपन जानते हैं इसको, निश्चित
आयु के बाद पशु का दुग्ध उत्पादन घटने लगता है तथा संगठन भी बदल जाता है। संगठन भी क्या हो जाता है विद्यार्थियों, बदल जाता है। तो पशु की आयु भी इसको प्रभावित करेगी। अगला प्रभावित करने वाला है कारक चारे का प्रयोग। चारे का प्रयोग, प्यारे विद्यार्थियों, जैसा चारा अपन पशु को खिलाते हैं उसी आधार पर उसके संगठन में भी परिवर्तन आता है। जैसे सर्दियों के दिनों में अपन जो है उसको हरा चारा खिलाते हैं, बरसात में अपन हरा चारा खिलाते हैं, तो इससे उस समय दूध का संगठन अलग होता है। गर्मियों के दिनों में हरा चारा उपलब्ध नहीं हो पाता है, अधिकांश पशुओं को सूखा चारा उनको खिलाया जाता है, तो उस समय संगठन क्या होता है, अलग अलग होता है। यानी कि यहाँ पर क्या होगा कि जो चारे का प्रयोग है ये भी आपके पशु का दूध के संगठन को प्रभावित करेगा। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, तो इस प्रकार से पशु को दिए जाने वाले चारे से भी दूध का संगठन चारे से भी दूध का संगठन काफी प्रभावित होता है। काफी प्रभावित होता है। ठीक है, जैसे पशुओं को दलहनी चारा खिलाने पर दूध की मात्रा बढ़ती है और बिनौला खिलाने पर दूध वसा की मात्रा बढ़ती है। जैसे पशुओं को दलहनी चारा खिलाने पर दूध की मात्रा बढ़ती है तथा बिनौला खिलाने पर, बिनौला जानते हो, कपास का बीज, उसको बिनौला कहते हैं। ठीक है, तो बिनौला खिलाने पर दुग्ध वसा की मात्रा बढ़ती है। तो इस प्रकार से पशुओं को जो चारा खिलाया जाता है यह भी दूध उत्पादन को प्रभावित करता है, दूध के संगठन को प्रभावित करता है। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं अपन, तो अगला आता है मौसम का प्रभाव। मौसम का प्रभाव, ठीक है, देखो दूध के संगठन पर मौसम का भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि अपन क्या करते हैं कि अलग अलग मौसम में पशुओं को चारा भी अलग अलग खिलाते हैं, है ना, और मौसम में चारा अलग अलग मिलेगा तो वहां पर दूध का संगठन भी क्या होगा, अलग अलग होगा प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है ना, तो अपन यहाँ पर बात कर लेते हैं इसके बारे में भी, मौसम का प्रभाव। तो पशुओं का दूध का संगठन, पशुओं के दूध का संगठन मौसम के अनुसार भिन्न भिन्न होता है। क्योंकि मौसम के अनुसार चारे की उपलब्धता क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, और इसीलिए क्या होगा, यहां पर दूध का संगठन भी प्रभावित होगा। तो क्या बोला अपन ने, पशुओं के दूध का संगठन मौसम के अनुसार भिन्न भिन्न होता है। ऐसा चारे की उपलब्धता के कारण होता है। किसके कारण होता है, चारे की उपलब्धता के कारण होता है। आप लोग समझ गए होंगे इस बात को कि अलग अलग मौसम में चारा जो होता है वो अलग अलग उपलब्ध हो पाता है पशुओं को,
ठीक है। सर्दी के दिनों में, बरसात के दिनों में उनको हरा चारा उपलब्ध हो पाता है, गर्मी के दिनों में उनको हरा चारा उपलब्ध नहीं हो पाता है, सूखा चारा अपन खिलाते हैं, तो इस कारण जो होता है तो दूध के संगठन में भी क्या हो जाएगा, परिवर्तन देखने को मिलता है। ठीक है, तो ऐसा चारे की उपलब्धता के कारण होगा। ठीक है, कारण होता है। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, तो ये हो गया अपने यहाँ पर दूध के संगठन को प्रभावित करने वाले 3 कारक और हो चुके हैं। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अपना आगे की तरफ। ठीक है, और अगला प्रभावित करने वाला कारक है तो वो आता है, देखो, बीमारियों का प्रभाव। बीमारियों का प्रभाव देखो क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, जब पशु बीमार होता है या किसी रोग से ग्रसित होता है तो उस कंडीशन में उसका चारा जो होता है, उसका संगठन, दूध का जो संगठन होगा वो क्या हो जाता है, प्रभावित हो जाता है। ठीक है, तो पशु को कोई ना कोई रोग उत्पन्न होने पर उसका जो दूध का संगठन होगा वो भी क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। इस चीज को आप लोग बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, तो लिख देते हैं अपन, पशुओं को रोग होने पर, पशुओं को रोग होने पर उनके दूध का संगठन, उनके दूध का संगठन प्रभावित होता है। दूध का संगठन क्या होता है, प्रभावित होता है। जैसे अपन बात करते हैं यहां पर कि थनैला रोग हो गया पशु के अंदर, तो थनैला रोग होने पर दूध की मात्रा और वसा की मात्रा प्रभावित होती है। जैसे थनैला रोग है ना, थनों के अंदर ये रोग होता है, तो थनैला रोग होने पर दूध की मात्रा, क्योंकि आपको पता है थनैला रोग जो होता है ना, उसमें जो थन होते हैं पशु के, उसमें सूजन आ जाती है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जब दूध अपन निकालेंगे तो उस कंडीशन में उसके थनों के अंदर क्या होगा, दर्द होगा, असहनीय पीड़ा होगी। तो इस कारण दूध की मात्रा और दूध के जो अंदर वसा होती है इसके मात्रा में क्या जाता है, परिवर्तन आ जाता है प्यारे विद्यार्थी। ठीक है, तो थनैला रोग होने पर दूध की मात्रा व दूध वसा में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से रोग होने पर जो है पशुओं के अंदर दूध का संगठन प्रभावित होता है। ब्यात की अवस्था, ठीक है, अगला प्रभावित करने वाला कारक है ब्यात की अवस्था। देखो प्यारे विद्यार्थियों, ब्यात जो होता है ना, ब्यात का मतलब होता है कि जब पशु ने शिशु को जन्म दिया है, ठीक है, उसको बोलते हैं अपन ब्याना, है ना, शिशु का ब्याना, अपना पशु का ब्याना या ब्यात की अवस्था की बात करें अपन, तो ये होती है कि जब शिशु को पशु जन्म देता है तो उसको अपन बोलते हैं ब्यात की अवस्था। तो इसके अनुसार भी दूध का संगठन व मात्रा प्रभावित होती है। ब्यात की प्रारंभिक, मध्य और अंत अवस्था में दूध का संगठन क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। प्रारंभिक अवस्था में दूध में वसा की मात्रा कम होती है परंतु बाद में बढ़ जाती है। ठीक है ना, तो ब्यात की अवस्था के प्रारंभ, मध्य व अंत में दूध की मात्रा व संगठन भिन्न भिन्न होता है, भिन्न भिन्न होता है। जैसे प्रारंभ में दूध में वसा की मात्रा कम होती है, कम
होती है परंतु बाद में बढ़ जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ब्याज की जो अवस्था होती है ये भी क्या करेगी, ये भी आपकी जो दूध होता है इस दूध के संगठन को प्रभावित करेगा। प्यारे विद्यार्थियों, आगे कौन कौन सा प्रभावित करने वाले कारक आते हैं इसको भी अपन देख लेते हैं। ठीक है, आशा करता हूं यहां तक की विषय वस्तु आपको बिल्कुल समझ में आ रही होगी। ठीक है, साथ साथ आप लोग उसको नोट करते रहें ताकि आपके नोट्स बिल्कुल प्रॉपर यहां पर बनते रहें। ठीक है, चलो तो अगला होता है दूध दोहन की अंतरावधि। दूध दोहन की अंतरावधि, इसका मतलब होता है प्यारे विद्यार्थियों कि एक बार दूध को दोह लिया, उसके बाद अगली बार दूध को कब अपन दोहने वाले हैं, इन दोनों के बीच का जो अंतराल होता है ना, ये भी आपके दूध के संगठन को क्या करेगा, प्रभावित करेगा। यदि आप लगातार दूध को दोहते जा रहे हैं, कुछ टाइम का अंतराल है, बहुत कम समय का अंतराल है, तो दूध का संगठन जो होगा वो प्रभावित होगा। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो दूध दोहने की जो ये अंतरावधि होती है, समयावधि होती है, ये भी प्रभावित करती है। सुबह के समय दूध की मात्रा जो होता है साइकिल की अपेक्षा अधिक होती है प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है ना, तो दूध दोहने का समय भी दूध की मात्रा व संगठन को प्रभावित करता है। सुबह के समय दूध की मात्रा, सुबह के समय दूध की मात्रा सायंकाल की अपेक्षा अधिक होती है। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, तो सुबह के समय दूध की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है, और सायंकाल के समय दूध की मात्रा क्या होती है, कम होती है। नवा है व्यायाम का प्रभाव। व्यायाम का प्रभाव, अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, नियमित व्यायाम से क्या होता है, पशु में दूध की मात्रा तो कम होती है परंतु उसमें वसा की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है ना, यदि पशुओं को निरंतर जो है नियमित उनको घुमाया जाता है ना, दूर तक अपन उसको घुमाकर लाते हैं, तो व्यायाम के कारण क्या होता है, दूध की मात्रा में तो हल्की सी कमी आती है परंतु दूध वसा की मात्रा क्या हो जाती है, यहाँ पर बढ़ जाती है प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है ना, तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि नियमित व्यायाम से दूध की मात्रा में कमी आती है परंतु वसा की मात्रा बढ़ जाती है। वसा की मात्रा बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से ये थे अपने दूध के संगठन को प्रभावित करने वाले कारक। कुल 8 या 9 कारक अपन ने पढ़े हैं। आशा करता हूं सभी विद्यार्थियों को ये कारक बिल्कुल समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो आप लोग उसको अपने नोटबुक में नोट कर लेते हैं। ठीक है, बाकी पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय विद्यार्थी।